हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम बात करेंगे हमारे यूपीएससी का प्री और मेंस दोनों का सिलेबस अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिलेबस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप यदि सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, वो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो या अदर कोई भी एग्जाम हो, तो हमको पहले उसके बारे में ये बात जान लेनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि इसका पैटर्न क्या है, इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें पूछा क्या क्या जाता है। सपोज अब आपको नहीं पता है, आप एग्जाम मतलब की तैयारी करने बैठ गए हो, ठीक है। आपको नहीं पता कि आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है, बस आपने सुन लिया कि हमें महेश वर्णमाल पढ़नी है, लक्ष्मीकांत पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी है। अब आप पढ़े जा रहे हो, उसका कोई आउटपुट ही नहीं निकल रहा। एक क्वेश्चन का पेपर जो आप क्वेश्चन उठा लो तो उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, और आपका पूरा टाइम 2 साल 3 साल फालतू का वेस्ट हो रहा है। तो इससे अच्छा है कि सबसे पहले तो आप क्या करो, जो भी अभी एग्ज़ाम करने की सोच रहे हैं या एग्ज़ाम करना अभी स्टार्ट किए हैं, तो मुझे पता है कि उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे। मैं कैसे पढूं, स्टार्ट कैसे करूं, क्योंकि इसका बहुत बड़ा पूरा सिलेबस है, ठीक है। आप जितना भी पढ़ो कम है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूं, कैसे करूं, क्या पढूं, कुछ समझ में नहीं आता। तो मैं उनके लिए बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे फ्रेंड्स, जो भी हो आप लोग, सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट करो। 1 2 बार 3 बार बहुत अच्छे तरीके से उसको पढ़ो, और सिलेबस की हार्ड कॉपी, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी नहीं कि जैसे आप मोबाइल या लैपटॉप में रखो। सिलेबस की आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए, वो आपके स्टडी टेबल पे ज़रूर होनी चाहिए। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी बहुत ज़्यादा मस्त होते हैं। आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हो, ठीक है, आप लक्ष्मीकांत का कोई भी टॉपिक उठा लो, सोच लो पंचायती राज उठा लो, ठीक है। अब उसमें से आपको ये पता होना चाहिए कि चलो मैं देखता हूँ प्री में किस ईयर में कितने क्वेश्चन आए इससे, ठीक है, इस टॉपिक से, और मेंस में कितने क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, इस टॉपिक से बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ठीक है। जब आप इस तरीके से पढ़ोगे ना, तो आपकी पूरी एकदम से तैयारी पूरा प्रॉपर वे में होती रहेगी, और इसका ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जो सही तरीके से सही रणनीति बना के करता है, तो सिर्फ ये 1 से 1.5 साल का पूरा होल पैकेज है। इसमें से आप प्री और मेंस दोनों कंप्लीट कर लेते हो। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि जो भी, यदि आप में से बहुत से लोग हर एक इंसान से पूछते होंगे, कुछ आपको सजेशन देते होंगे कि पहले प्री पढ़ो, फिर उसके बाद मेंस पढ़ना आप, और फिर इंटरव्यू की तैयारी करना। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इंटरव्यू तो मान लो कि जिस दिन से आपने सोच लिया मुझे यूपीएससी करना, इंटरव्यू की तैयारी उसी दिन से शुरू हो गई, ठीक है। लेकिन जब आप प्री और मेंस, क्योंकि हमारे प्री के टॉपिक और जो प्री का सिलेबस है और मेंस का, तो प्री और मेंस का मतलब कि कुछ मिलता जुलता है, ठीक है। जैसे आप हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, तो ये जो टॉपिक है आपके प्री में भी है, मेंस में भी है। तो अब आप ऐसा पढ़ो कि फैक्ट फैक्ट रटते जाओ, प्री के लिए साल भर प्री में निकाल दो। जब साल भर बाद आप एग्जाम दो, तो 3 महीने, मुश्किल से 3 या 4 महीने टाइम मिलता है मेंस के लिए। तो फिर उसमें से आप क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। फिर एक बार तो प्री निकल गया, दोबारा हम मेंस की तैयारी करें, तो ऐसा तो यूपीएससी करता नहीं है कि एक बार प्री निकाल के उसको वेटिंग में डाल दिया कि चलो ये मेंस की तैयारी 1 साल करेगा, फिर मैं इसको मेंस लूँगा। उसमें ऐसा नहीं होता। यदि आप मेंस नहीं निकाल पाए, तो आपको फिर से प्री देना पड़ेगा, फिर मेंस देना पड़ेगा, फिर इंटरव्यू देना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ तक कि इंटरव्यू में पहुँचने के बाद भी यदि आप फेल हो जाते हो, तो आपको फिर प्री देना पड़ेगा, फिर मेंस देना पड़ेगा, और फिर इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो इसलिए हम ऐसी गलती करें ही क्यों, जो कि हमें बार बार वही करना पड़े, क्योंकि यार हमारी इतनी बड़ी लाइफ नहीं है कि हम वही वही दोहराते रहे, ठीक है। अपना एक प्रॉपर टारगेट होना चाहिए, सबसे बड़ी बात, कि मुझे बस इतने ही ईयर में कंप्लीट कर लेना है, हुआ तो ठीक है, वरना कुछ दूसरा देखेंगे, ठीक है। क्योंकि क्या होता, हम एक समय बाद बहुत ज़्यादा फिर डिमोटिवेट होने लगते हैं, और कोई हमारे पास वो नहीं रह जाता है कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। घर वालों का प्रेशर, रिश्तेदारों का प्रेशर, बहुत ज़्यादा आदमी के पास प्रेशर आने लगता है फिर कुछ टाइम बाद, ठीक है। इसलिए आप ऐसी रणनीति बनाओ कि एकदम से मतलब ये ठान लो कि मुझे ये सिर्फ 2 साल यूपीएससी के लिए देना। फिर 2 साल यूपीएससी के लिए यदि देना है, तो फिर अच्छे से देना है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ एक दिन पढ़ा और दूसरे दिन उसको छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि इसमें कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी होती है। आपके धैर्य की बहुत ज़्यादा परीक्षा होती है इसमें। आप
इसको प्रॉपर वे से पढ़ो, डेली पढ़ो। और सबसे पहले तो जो फ्रेशर हैं वो सबसे पहले तो सिलेबस पढ़ें। जब आपको सिलेबस पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी कि हाँ ये क्या चीज़ है, कैसे है। देन उसके बाद आप एनसीईआरटी कंप्लीट करोगे, ठीक है। हम लोग जस्ट इस सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे, देन उसके बाद हम लोग आपको सारी एनसीईआरटी की क्लासेज प्रोवाइड कराएंगे और बहुत ही डिटेल से। सो डोंट वरी। देन उसके बाद क्या करोगे आप कि एनसीईआरटी पढ़ोगे। फिर उस जब एनसीईआरटी पढ़ोगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे। यदि आप सिलेबस पढ़ने के बाद पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि चलो मैंने ये टॉपिक पढ़ा था, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा था मैंने, तो ये इंटरनेशनल रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बारे में आपको समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन अब आप पढ़ रहे हो, आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या मुझे ज़रूरत है। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, हमें से बहुत से लोग न्यूज़पेपर में कंफ्यूज होते हैं कि मैं कैसे इसको कवर करूं। अब न्यूज़पेपर जब हम सिलेबस पढ़े रहते हैं, तो जब भी हमारे न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती है, तो हमको समझ में आ जाता है कि ये कहाँ से रिलेटेड है, पेपर 1 से, पेपर 2 से, पेपर 3 से, ठीक है। हम उस हिसाब से तैयारी अपनी करने लगते हैं। लेकिन जब हमको यही नहीं पता होता है कि ये किस पेपर में है, क्या है, तो हमको वो सब फालतू का लगता है, ठीक है। और अब फिर कहते हैं कि हम न्यूज़पेपर की नोट्स कैसे बनाए, समझ में ही नहीं आता न्यूज़पेपर पढ़े कैसे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करते हैं हम लोग। पहले हमारा जो पीटी का है उसका देख लेते हैं। तो पीटी में क्या है कि आपको दिया हुआ है, इसमें 2 पेपर होते हैं, ठीक है। एक सामान्य अध्ययन का होता है और एक सी सेट होता है। सी सेट अब आपका क्या किया गया है कि क्वालिफाइंग पेपर बना दिया गया है। ओनली उसमें 33% लाना है आपको, मीन्स कि आपको उसको क्वालिफाई करना है, उसके कोई मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना कि मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, लेकिन उसमें आपको पास होना इम्पॉर्टेंट है। मतलब कि उसमें आपको जो भी हमारा 200 का पेपर होता है, उसमें से हमको 66 नंबर लाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मीन्स 27 प्रश्न सही हो या कि 66 नंबर आपके होने चाहिए, ठीक है। यदि आप 30% नहीं ला पाते हो सी सेट में, बस यही सोच के, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से सुना चलो सी सेट तो निकल जाएगा, क्वालिफाइंग पेपर है। अब सपोज किसी की मैथ वीक हुई, भले ही 10th स्टैंडर्ड तक पूछी जाती है, लेकिन उसको भी एक, आपको पता है, हमको जब भी पढ़े ना, तो मेरे ख्याल से सारे सब्जेक्टों का बैलेंस बना के चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अब यही जो हमारा सामान्य अध्ययन है, हालांकि ज़्यादा फोकस करें, लेकिन ऐसा ही भी नहीं है कि हम अपना सी सेट को इग्नोर कर दें। वरना सी सेट नहीं निकल पाएगा तो हम मेंस में कभी नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है। तो उसको इग्नोर नहीं करना है, ये समझ के कि चलो ये तो हो गया सी सेट, ऐसे ही ये निकल जाएगा, तो इसको ऐसे समझ के नहीं लेना, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करें सामान्य अध्ययन की। तो सामान्य अध्ययन का जो पेपर होता है वो कितना होता है, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं जो हमारा सामान्य अध्ययन का होता है, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ठीक है। मतलब कि टोटल हमारा 200 अंक का जो सामान्य अध्ययन का है वो होता है। और जो सी सेट का होता है उसमें 80 क्वेश्चन होते हैं और इसमें 2.5 अंक आपको मिलते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी क्या है, माइनस मार्किंग होती है। माइनस मार्किंग मतलब कि आपके यदि 3 गलत है तो फिर एक जो सही होगा वो भी आपका काट लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि जितने भी आप क्वेश्चन करो, तो ऐसा नहीं है कि आप तुक्का मार दो, क्योंकि माइनस मार्किंग इसीलिए की गई है कि आप वहाँ पे तुक्का ना मार सको। जब आप यदि तुक्का मारते हो तो आपके 3 प्रश्न गलत होने पे आपका 1 प्रश्न कट सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो इसका टाइमिंग होता है, जो सामान्य अध्ययन का मतलब कि जो सामान्य ज्ञान का पेपर है, वो सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक होता है, ठीक है। मतलब कि इसका 2 घंटे का पेपर होता है, उसके बाद आपको 3-4 घंटे का टाइम दिया जाता है। लेकिन उसी दिन 2:30 से 4:30 तक आपका क्या हो जाता है, 2:30 से आपका 4:30 तक फिर इसका जो सी सेट का पेपर है वो होता है, ठीक है। उसी दिन होते हैं दोनों पेपर। तो ये एक सुबह टाइम होता है सामान्य ज्ञान का, और दूसरा क्या होता है, शाम मतलब कि दोपहर से आफ्टरनून के बाद होता है। तो ये बात याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पे हम प्रश्न पत्र 1 की बात करें, जो हमारा सामान्य अध्ययन है, इसमें क्या क्या है। तो इसमें सबसे ज़्यादा मतलब क्या है कि आपको राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिकी घटनाएं, मीन्स जो भी करंट इवेंट चल रहे हैं आपके, ठीक है। तो उन सारी बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है हमारे देश में, हमारे देश के मतलब कि करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल, ये सारी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। वो कहाँ से आपका पूरा कंप्लीट होगा, आपके न्यूज़पेपर से होगा। फ्रेंड्स, हम लोग बुक लिस्ट की जल्दी ही वीडियो लाएंगे। सो इसमें हम बुक लिस्ट ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाएगा। सो यहाँ पे हम आपको टॉपिक बताते जा रहे हैं।
इसमें से आपको ये ज़्यादातर करंट अफेयर से ही कवर हो जाता है। देन उसके बाद भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, हमारे भारत का इतिहास जो है प्राचीन हो गया और आधुनिक हो गया। इसमें से आपको याद रखनी है, मध्यकालीन इतिहास अब नहीं पूछा जाता है। आप 2019 का पेपर उठा के देख लो, 2020 का पेपर उठा के देख लो, किसी मतलब 2017 का, इनमें से आपको कहीं भी मध्यकालीन इतिहास के आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्री और मेंस दोनों के सिलेबस से ही मध्यकालीन इतिहास हटा दिया गया। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना। आप में से हालांकि जो भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा है, तो स्टेट में आई थिंक सारे स्टेटों का अभी पैटर्न शायद वही है कि मतलब मध्यकालीन इतिहास प्री मेंस दोनों में पूछा जाता है, तो फिर आप पढ़ सकते हो। लेकिन यदि आप यूपीएससी की कर रहे हो, तो आपको फिर मध्यकालीन इतिहास पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसमें कहीं भी क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाते हैं। देन उसके बाद है कि जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन होते हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर क्या है, भारत एवं विश्व का भूगोल। ठीक है, इंडिया एंड जो हमारा वर्ल्ड का जियोग्राफी है वो पूछी जाती है। इसमें से भारत विश्व की प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक। ठीक है, ये मतलब तीनों बातें याद रखनी है, प्राकृतिक भूगोल भी भारत और विश्व का, सामाजिक भूगोल भी और आर्थिक भूगोल भी। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इंडिया और वर्ल्ड दोनों के ही। जैसे कि आपसे पूछ लिया गया है कि कौन से घास के मैदान कहाँ पे है, ब्राज़ील में कौन से घास के मैदान है, अफ्रीका में कौन से हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। देन उसके बाद है कि भारतीय राजतंत्र और शासन। भारतीय राजतंत्र और शासन मतलब कि पॉलिटी में बात करें तो संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, ये आपको एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छे से सारी बातें समझाई जाएंगी। इसमें है लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे जो भी हैं वो सारी बातें इसमें बताई गई। ठीक है, इसमें पूछा जाता है। और हालांकि इसमें से कुछ जो टॉपिक है आपको मेंस में देखने को मिलेंगे, कुछ इसमें ज़्यादा ऐड किए गए हैं। ये प्री का सिलेबस है। ठीक है, तो इसमें बात करें तो आपको राजनीति में संविधान से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं, राजनीतिक प्रणाली हो गई, पंचायती राज हो गया और लोक नीति हो गई, अधिकारों संबंधी जो भी हमारे मुद्दे होते हैं, ठीक है, उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें और अब 5वें में देखें तो आर्थिक और सामाजिक विकास, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, गरीबी हो गया, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की गई पहल जो भी हैं उनके बारे में कि कौन सी योजनाएं कब चलाई गई हैं। हालांकि आपको पता है जो हमारा इकोनॉमिक्स है उनमें प्री और मेंस दोनों में बहुत ज़्यादा करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और हाँ, प्री और मेंस दोनों का ही जो भी सिलेबस है उसमें से आप यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे प्री मेंस के, तो ज़्यादातर करंट इवेंट ही आपको इससे करंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कौन सी योजना है, कब लाई गई, इसके बारे में आपका क्या सुझाव है, मतलब यही ज़्यादा इकोनॉमिक्स के लिए तो सबसे ज़्यादा मोस्ट है आपका करंट अफेयर। ठीक है, यदि आप 11th-12th की एनसीईआरटी फॉलो करते हो तो ठीक है, वरना करंट अफेयर तो सबसे मस्ट है। देन उसके बाद बात करें तो हमारा जो है फिर है इकोलॉजी इन्वायरमेंट। तो इसमें क्या है, पर्यावरणीय परिस्थितिकी, जैव विविधता हो गया, बायोडाइवर्सिटी, और जलवायु परिवर्तन संबंधी जो भी सामान्य मुद्दे होते हैं जिनके लिए क्या है विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है। इसमें बताया गया है कि आपको कोई इसमें ऑनर्स की डिग्री नहीं प्राप्त होनी चाहिए, बस आप इसमें क्या कर सकते हो, जो भी ऑब्जेक्टिव में आपके पूछे जाते हो उनसे बस सामान्य क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड, जैसे कि पर्यावरण परिस्थितिकी और जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन संबंधी और जो सामान्य मुद्दे होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर इसमें सामान्य विज्ञान। अब सामान्य विज्ञान का मतलब दिया तो छोटा सा है, लेकिन आपको इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, बायो पढ़नी पड़ेगी, ये सारे सब्जेक्ट आपको इसमें पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो जो है ये सामान्य विज्ञान का मतलब है कि इसमें आप सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे। अब इसमें से हाँ दिया तो इतना है, लेकिन पढ़ना हमको बहुत है। यदि लग रहा हो कि बस 4 5 6 टॉपिक दे दिए, 7 टॉपिक, तो इसमें जब आप पढ़ोगे तो काफ़ी सारा है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पूरा बिल्कुल तैयार करना पड़ेगा प्रॉपर वे से, क्योंकि माइनस मार्किंग रहती है तो आप तुक्का नहीं लगा सकते हो। ठीक है, और इसमें से बात करें यदि हम प्रश्न पत्र 2 की, तो जो हमारा प्रारंभिक परीक्षा है तो ये क्या होता है, सिर्फ इसमें सी सेट से जो सी सेट है
तो इसमें बात करें तो बोधगम्यता, और फिर उसमें आता है संचार एवं कौशल, संहित अंतर वैविकता, जो वैविक्त कौशल होती है हमारी, उसको उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि ये कैसे है, वो कैसे है, आपको दिमाग से उसका आंसर देना पड़ता है। देन निर्णय लेना और समस्या का समाधान, ये क्वेश्चन पहले बहुत ज़्यादा पूछे जाते थे, अब आपके ये एथिक्स के टॉपिक में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। हालांकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि यदि आप सपोज यदि आप किसी क्षेत्र के डीएम हो और वहाँ पे ऐसी दुर्घटना हो गई है तो आप क्या करोगे, तो उनमें से 2-4 जो भी ऑप्शन थे दे दिए जाते थे, आपको उसका राइट आंसर लगाना पड़ता है, ठीक है। देन उसके बाद है सामान्य मानसिक योग्यता, जो भी उसमें से जो रीजनिंग के सवाल होते हैं वो पूछे जाते हैं। इसमें से बात क्या की गई है कि आधारभूत संख्याएं, मतलब कि संख्याएं और उनके संबंध, विस्तार क्रम आदि, जो हमारा 10th लेवल का होता है, सिर्फ उतने तक ही हमारा जो ये मैथ का है वो पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक नोट दी गई है कि प्रारंभिक परीक्षा हमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, मीन्स कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। इसमें ABCD करके ऑप्शन रहते हैं, जिसमें से एक विकल्प आपको चुनना पड़ता है, ठीक है। कई सारे विकल्प नहीं होते हैं, सिर्फ एक ही विकल्प होता है जिसको चुनना पड़ता है। हाँ, ये है कि इसमें स्टेटमेंट में दे दिया 1 2 3, फिर विकल्प में दे दिया कि केवल 1 केवल 2, तो वो ये ज़्यादा कन्फ्यूज करता है, इसलिए आपको सारी बातें बहुत ही बारीकी से इसीलिए समझनी होती है, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्री का सिलेबस जो है। आई होप आपको ये प्री का सिलेबस समझ में आ गया होगा। यदि समझ में जो भी बातें नहीं आई होगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, तो हम आपको ज़रूर इसकी सारी, और जो भी नहीं समझ में आएगा वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर करेंगे, ठीक है। देन हम मेंस के सिलेबस की बात करें तो सामान्य अध्ययन में इसमें जो पहला पेपर होता है हमारा निबंध का होता है। जो हमारा मेंस का सिलेबस है उसमें से हमारा जो पहला पेपर होता है वो किसका होता है, निबंध का होता है, ठीक है। तो इसमें निबंध में क्या क्या होता है, पहले इसको पूरा हम समझ लेते हैं, देन उसके बाद हम एक एक टॉपिक की बात करेंगे। पहला तो निबंध का हो गया, कितने नंबर का होता है, 250 नंबर का होता है। किसी भी आपको जैसे कि विविधता में एकता ही दे दिया, अब इसके बारे में आपको पूरा 1500 2000 वर्ड जितने भी होते हैं उनमें से आपको इसका निबंध लिखना पड़ता है, ठीक है। 4-5 निबंध दिए रहते हैं जिसमें से आपको 2 निबंध लिखने पड़ते हैं। देन उसके बाद हम बात करें तो इसमें क्या है, सामान्य अध्ययन जो प्रश्न पत्र 2 है, यानी कि सामान्य अध्ययन पहला यानी GS पेपर फर्स्ट, प्रश्न पत्र 2 GS पेपर फर्स्ट। कुल मिला के बात करें तो मेंस में हमारे 9 क्वेश्चन होते हैं टोटल, ठीक है। अब वो कौन कौन से होते हैं, तो जो हमारे मेंस में 9 क्वेश्चन तो कुल होते हैं, पहला तो हो गया निबंध, दूसरे जो होते हैं सामान्य अध्ययन यानी GS पेपर फर्स्ट, GS पेपर 2 और GS पेपर सेकंड, थर्ड और GS पेपर फोर्थ, ठीक है। ये 4 GS पेपर हो गए। और उसके बाद क्या होता है, आपका एक वैकल्पिक विषय होता है, जो उसमें आपसे क्या पूछा जाता है, जो आपका ऑप्शनल होता है उसमें 2 पेपर होते हैं, ठीक है। एक ही सब्जेक्ट के 2 पेपर लिए जाते हैं। तो साथ साथ आपको क्या करना, ऑप्शनल भी लेके चलना है। जो भी आप ऑप्शनल रखने की सोचे हो वो अभी से सोच लेना, ठीक है, कि हमको ऑप्शनल क्या लेना, सोच क्या, साथ साथ उसकी तैयारी भी करते चलना है। तो इसमें ऑप्शनल में 2 पेपर होते हैं। देन उसके बाद एक हिंदी का पेपर होता है और एक इंग्लिश का पेपर होता है, जो कि क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। यदि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों पेपर को पास करते हो तभी ये सारी कापियाँ आपकी चेक होंगी, अन्यथा ये कापी चेक नहीं होगी, ठीक है। आप कितना भी अच्छा GS पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड में लिखे हो और यदि हिंदी इंग्लिश 2 में से किसी एक में फेल हो जाते हो तो आपकी ये कापियाँ खोली भी नहीं जाएंगी, ठीक है, आपको वहीं से फेल कर दिया जाएगा और फिर आपको फिर से वही प्रोसेस दोबारा अपनानी पड़ेगी। इसलिए आप किसी को भी ये मत समझना कि चलो जी ये क्वालिफाइंग पेपर है, मैं फिर बता रही हूँ, ना तो प्री में CSET को और ना ही मेंस में हिंदी और इंग्लिश को, ठीक है। हालांकि उसमें मतलब ज़्यादा टाइम ना देके, लेकिन उसके लिए भी आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी आप उसको क्रॉस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें तो हमारा पहला तो निबंध होता है, कितना होता है, 250 नंबर का। उसके बाद जो GS पेपर फर्स्ट होता है वो भी 250 नंबर का होता है। जो GS पेपर सेकंड होता है वो भी 250 नंबर का होता है, ठीक है। जो GS पेपर हमारा फर्स्ट है उसमें क्या पूछा जाता है, भारतीय विरासत और संस्कृत, मतलब कि आर्ट एंड कल्चर तथा विश्व का इतिहास,
एवं भूगोल तथा समाज पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका विश्व इतिहास पूछा जाता है, जो भी हमारी औद्योगिक क्रांति हुई, रूस की क्रांति हुई, पुनर्जागरण, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके किसमें, मेंस में। और भूगोल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भूगोल मतलब भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल इंक्लूड है। ठीक है, तो इसमें अब भूगोल का मतलब दोनों ही आप समझो। देन उसके बाद आपसे पूछा जाएगा समाज, यानी कि समाज में जो भी हमारा सोशल में चल रहा, क्या चल रहा है, कैसा है, वो सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो इसमें कितना है, ये चारों पेपर जो हैं, तो ये भी 250 अंक का है, ये भी 250 अंक का है, ये भी 250 अंक का। मतलब ये 5 पेपर आपके कितने हैं, 6 पेपर 250-250 अंक के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो जीएस पेपर सेकंड की बात करें तो इसमें शासन व्यवस्था, संविधान और राज व्यवस्था, सामाजिक न्याय और जो भी है हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन उसके बाद अब यहाँ पे आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़े, ठीक है, शासन व्यवस्था पढ़े, संविधान, राज व्यवस्था, सामाजिक न्याय क्या कैसे है। और आप यदि न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, ठीक है, या कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये जो टॉपिक है वो हमारे इस पेपर में जानी चाहिए। ठीक है, आप उस हिसाब से उसको कंप्लीट कर लोगे। देन उसके बाद हम बात करें तो जो हमारा थर्ड पेपर है, यानी कि फोर्थ पेपर और जीएस पेपर का थर्ड है। ठीक है, तो इसमें क्या बात करोगे, प्रौद्योगिकी है, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, आर्थिक विकास है, बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन है। ठीक है, तो इनसे क्वेश्चन जैसे कि भारत का जो नेविगेशन सिस्टम है, इससे क्वेश्चन पूछ लिया गया। और आपके जो कंप्यूटर डेस्कटॉप वगैरह होते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी, तो इनसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। ये भी ज़्यादातर आप यदि 1 साल का न्यूज़पेपर प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हो, कोई एक न्यूज़पेपर से न्यूज़, तो आपकी पूरी मतलब कि आधे से अधिक आपका क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और ये मतलब आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या कैसे क्वेश्चन हमको कैसे लिखने चाहिए, क्योंकि किताबी ज्ञान यूपीएससी में तो आप बिल्कुल नहीं लिख सकते हो। ये बात याद रखना कि जो भी किताब में लिखा उसको एज इट इज छाप दो, तो आपके जैसे ऐसे हज़ारों बच्चे होंगे जो कि उसको एज इट इज छाप सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रत्येक साल हमारे यहाँ ना 10 लाख से 15 लाख लोग तो फॉर्म अप्लाई करते हैं, उसमें से 5-6 लाख लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं, उसमें से कुछ 12-13 हज़ार लोग जो है वो एग्ज़ाम मतलब प्री का पास करते हैं। देन वो इंटरव्यू में जाते हैं, तो इंटरव्यू में कुछ ही जा पाते हैं, जो कि 2-3 हज़ार लोग जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि जो हमारा फाइनल रिजल्ट होता है उसमें सिर्फ कितने पहुंच पाते हैं, उसमें सिर्फ 900 800 या जितनी भी उसकी वैकेंसी होती है बस उतने ही पहुंच पाते हैं। उसके अलावा सारे बाहर छांट दिए जाते हैं। तो इसमें से आपको नहीं गलती करनी है, क्योंकि जब आप कोई भी न्यूज़पेपर की एडिटोरियल पढ़ते हो तो आपको समझ में आएगा कि मुझे इसमें कैसे ऐड करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। आप अपनी राय दीजिए, ठीक है, उसमें हमारी सोच का टेस्ट होता है। हम क्या सोचते हैं, किताबी भाषा तो उनको भी पता है, जो एग्जामिनर बैठे हैं वो भी सोच सकते हैं, बट एक आप प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हो, आपको एक जिला संभालना पड़ेगा, उसके लिए आपकी सोच कैसी है, बस वही टेस्ट किया जाता है इसमें। ठीक है, तो हमारा ये हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजीज, जो सामान्य अध्ययन थर्ड का पेपर है। उसके बाद ये भी कितना है, 250 अंक का होता है। फिर है सामान्य अध्ययन यानी कि नीति शास्त्र और सत्यनिष्ठा, जो जीएस पेपर 4 होता है, मतलब प्रश्न पत्र 5 है, जीएस जो 4 है। ठीक है, तो इसमें 250 अंक का ये भी है, जो हमारे नीति शास्त्र हो गया, मतलब कि एथिक्स का। ठीक है, इसमें वैकल्पिक विषय में इसको कितना हो गया, 250 अंक का ये हो गया आपका, 2 पेपर होते हैं। देन उसके बाद आपका आता है वैकल्पिक विषय का, जो पहला पेपर था वो 250 अंक का, और 7वां इसमें से भी ये 250 अंक का। ठीक है, मतलब कि 500 अंक तो आपके वैकल्पिक विषय में ही बन जाते हैं। जो भी आपका ऑप्शनल होगा तो 500 अंक तो यही आपके कन्फर्म है। अब इसमें से आप कितना गेन कर सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 500 में 400, 300, 200, 150, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या वैकल्पिक विषय रखते हो और उसको कैसे तरीके से उसकी तैयारी करते हो, और नंबर इसमें कैसे गेन करते हो। ठीक है, तो इसमें आप ऐसा वैकल्पिक विषय रखो जिससे कि आप के प्री में भी उसका प्रॉफिट हो सके, मेंस में भी, देन आपके वैकल्पिक विषय में तो प्रॉफिट है ही है। ठीक है, देन उसके बाद जो 2 क्वालिफाइंग पेपर है,
तो जो 8वां हो गया और 9वां, ठीक है, ये 8वां और ये 9वां, यानी टोटल 9 पेपर होते हैं। तो पहला लास्ट में होता है क्वालिफाइंग पेपर अंग्रेजी भाषा का। तो अंग्रेजी भाषा में आपको 300 नंबर का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो 300 नंबर के क्वेश्चन में ओनली सिर्फ 75 नंबर ही लाने इंपॉर्टेंट रहते हैं कि आप बस पास कर जाओ, ठीक है। 300 नंबर में 75 नंबर कुछ नहीं है, नथिंग है। देन हाँ, लेकिन जिससे नहीं आता, जो इसको इग्नोर कर जाता है, तो फिर यही आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, ये बात भी याद रखना। देन उसके बाद हिंदी क्वालिफाइंग है। तो इसमें क्या है हिंदी में कि हिंदी में आप जो भी संविधान में हमारी 8वीं अनुसूची में 22 भाषा हैं, उनमें से आप ज़रूरी नहीं कि आप हिंदी ही ले सकते हो, कोई भी भाषा हो तो वो आपको आप चूज कर सकते हो, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज में आप ये हिंदी वाला पेपर दे सकते हो। देन उसके बाद हम बात करें तो जो इसका कुल उपयोग है, मतलब कि हमारा ये जो 9 पेपर का था वो कितना हुआ, 1750 टोटल अंक, ठीक है। 1750 इसके हो गए, और हमारा जो इंटरव्यू का होता है 275 नंबर का तो इंटरव्यू होता है, यानी कि टोटल है वो 2025 नंबर का हमारा पूरा यूपीएससी का जो है तो वो उसका पूर्णांक होता है, ठीक है। पूरा आपका पीटी का तो नंबर जुड़ता नहीं है, बस उसमें से मेरिट लिस्ट उठती है कि आप मेंस के काबिल हो, ठीक है। लेकिन फिर आपका मेंस का और इंटरव्यू का नंबर ऐड होता है, जिसमें से कितना है कि 2025 इसका पूरा अंक है, ठीक है। अब इसमें बात करें तो ये जो दोनों क्वालिफाई पेपर है, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें क्या बात कही गई है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 20% या 75 मार्क्स लाना इम्पॉर्टेंट होता है। और इसमें मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं के साथ आपको प्रकाशित किए जाते हैं, ठीक है। आपको दोनों ही लैंग्वेज में मिलेंगे, तो इसमें कंफ्यूज मतलब हैरान नहीं होना है, आप किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हो जिसमें भी आप कंफर्टेबल महसूस करो। देन उसके बाद है कि उम्मीदवारों को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से किसी में भी उत्तर देने की छूट होती है। वे सिविल सेवा परीक्षा के फॉर्म में मुख्य परीक्षा हेतु जिस फॉर्म को वो अपने माध्यम के तौर पर अंकित करते हैं, उन्हें उसी मतलब कि परीक्षा के सभी प्रश्न पत्रों को उसी भाषा में लिखनी पड़ती है। जब आप फॉर्म फिल करते हो तो उसमें से अब ऐसा नहीं है, आप हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी से मेंस लिख सकते हो, इंग्लिश के हो तो इंग्लिश से लिख सकते हो, मराठी, गुजराती, आपकी मतलब ये है कि हमारे संविधान में जो भी भाषाएं इंक्लूड है तो उनको आप उनमें से किसी एक लैंग्वेज पे आप अपना आंसर लिख सकते हो, ठीक है, अपने मेंस का। देन उसके बाद क्या बात की गई है, केवल साहित्य के विषयों में छूट नहीं है, मतलब कि केवल साहित्य के विषयों में छूट तो है कि उम्मीदवार उसी भाषा और लिपि में उत्तर लिखता है, चाहे उसका माध्यम कुछ भी हो, ठीक है। जो आपका साहित्य का विषय होता है, उदाहरण के लिए आप बात करो तो जैसे अंग्रेजी माध्यम का उम्मीदवार अगर वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी साहित्य का चयन करता है तो उसके उत्तर में वह देवनागरी लिपि ही लिखेगा। शेष मामलों में इसकी अनुमति नहीं होती है, ठीक है। अगर आप कोई वैकल्पिक विषय चूज करते हो तो आपको क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आपको उसमें से क्या लिखना पड़ेगा। यदि हिंदी भाषा चूज करते हो, कोई आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो और हिंदी साहित्य ऑप्शनल के लिए लेते हो हिंदी लिटरेचर, तो आपको उसमें देवनागरी लिपि ही लिखनी पड़ेगी और इसमें अदर जो भाषाएं हैं उनको लिखने की अनुमति नहीं होती है, ठीक है। आप उर्दू से चुनते हो तो आपको उर्दू ही लिखना पड़ेगा। देन उसके बाद बात करें तो इसमें अलग अलग प्रश्न पत्रों के उत्तर अलग अलग भाषाओं में दें, ये उसमें आपको परमिशन नहीं होती है कि आप अलग अलग प्रश्नों के उत्तर अलग अलग भाषाओं में दें, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखना कि ये जो है इसको आप हिंदी में ही दोगे। जो इसमें क्या बात की गई कि कोई भी भाषा हो, और यदि आप प्री मेंस दे मतलब मेंस का इनमें भी आप किसी भी लैंग्वेज में एग्ज़ाम को लिख सकते हो, मतलब किसी भी अपनी भाषा में आप पेपर लिख सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद हम आते हैं जो हमारा पहला प्रश्न पत्र है, यानी कि पेपर फर्स्ट किसका है, निबंध का है। निबंध में क्या पूछा जाता है कि उम्मीदवारों को एक विषय पर निबंध लिखना होता है। विषय के विकल्प दिए जाएंगे, ठीक है, उसमें आपको विकल्प दिए जाते हैं। उनमें से आशा की जाती है कि यूपीएससी अपने सिलेबस में क्या लिखता है और क्या चाहता है, ये आप समझ लो कि उनसे आशा की जाती है कि अपने विचारों को निबंध के विषय के निकट रखते हुए क्रमबद्ध करें तथा संक्षेप में लिखें। ज़्यादा बहुत बड़ा हाई फाई ना लिख के चले आएँ। प्रभावशाली एवं सटीक अभिव्यक्तियों के लिए श्रेय दिया जाएगा,
ठीक है, आप अपने विचार लिखो निबंध में। मैंने बताया ना कि आपको किताबी ज्ञान तो उनको खुद ही पता है, वो आपसे किताबी ज्ञान नहीं जानना चाहते। आप अपने विचार लिखो, उसमें से पूरा क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए, विषय के अनुकूल होना चाहिए बात करें तो, और प्रभावशाली होना चाहिए कि एग्जामिनर जब भी पढ़े तो वो उससे आकर्षित हो जाए कि बहुत कितना अच्छा लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब कि जो भी आप समझाओ बहुत अच्छे तरीके से किसी भी एक टॉपिक पे उसको समझा दो। देन उसके बाद अभिव्यक्तियों के लिए जो श्रेय है वो दिया जाता है। यहाँ पे बात की गई है कि निबंध प्रश्न पत्र दो भागों यानी कि मूर्ति एवं अमूर्ति में विभाजित रहता है। प्रत्येक भाग में 4 विकल्पों में से एक विषय पर जो है चयन करते हुए दो, मतलब कि कुल 2 निबंध, 4 दिए रहते हैं आपको, तो उसमें से सिर्फ आपको 2 निबंध लिखने होते हैं। 125 अंक लिखने होते हैं, मतलब कि प्रत्येक का 125 अंक होता है। ठीक है, आप कितने का होता है, 250 अंक का होता है। प्रत्येक निबंध का 125 अंक होता है। और प्रत्येक निबंध के लिए निर्धारित जो शब्द सीमा है वो 1000 से 1200 होती है। ठीक है, इसी के अंदर आपको लिखनी है, और इसके अंदर आप अच्छे से किसी भी टॉपिक पे एक्सप्लेन भी कर सकते हो, इससे ज़्यादा लगता भी नहीं है। देन उसके बाद हम बात करें तो जो हमारा पेपर 2 है, और मतलब कि जीएस पेपर फर्स्ट है, तो इसमें क्या बात की गई है, सामान्य विरासत और सांस्कृतिक विषय का इतिहास एवं भूगोल और समाज। ठीक है, तो इसमें से हम देखेंगे सामान्य विरासत यानी कि आर्ट एंड कल्चर के बारे में, जो है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, तो इसके बारे में, और हमारा विश्व का इतिहास होना चाहिए, भूगोल और समाज होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपको टॉपिक वाइज टॉपिक दिया हुआ है। तो पहले तो क्या दिया हुआ है कि भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल के से आधुनिक काल तक के कला के रूप में साहित्य, मतलब कि प्राचीन काल से, ठीक है, जो प्राचीन काल में कलाएं थी और आधुनिक काल में जो कलाएं चल रही हैं, तो मतलब कि प्राचीन काल से आधुनिक काल तक की कला के रूप में साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। ठीक है, प्राचीन काल से लेके आधुनिक काल तक की जितनी भी कलाएं हैं वो सारी इसमें शामिल की जाएंगी। देन उसके बाद है कि 18वीं शताब्दी। ठीक है, 18वीं शताब्दी का मतलब है कि 18वीं शताब्दी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं जो भी हुई थी, व्यक्तित्व जो भी थे और उसके विषय। ठीक है, तो जैसे कि आप लिख सकते हो अंग्रेज है यहाँ पे। जब आप क्वेश्चन पेपर मेंस का उठा के देखोगे तो आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है, कि हमारे जो हमारा क्या है एंशिएंट हिस्ट्री है, तो एंशिएंट हिस्ट्री से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, आपके आर्ट एंड कल्चर से पूछे जाते हैं, और हमारा जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री से भी ज़्यादा क्वेश्चन, हालांकि आर्ट एंड कल्चर एंशिएंट हिस्ट्री का ही पार्ट है, तो उसमें आपको मतलब आप उसमें से सॉल्व कर सकते हो। आप जब भी पेपर उठा के देखोगे किसी भी ईयर का हो, आपको उसमें से देखने को मिल जाएंगे कि आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन देते हैं। देन उसमें से मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन में 1857 की क्रांति हो गई, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन आते हैं। 1857 की क्रांति ले लो आप, ये जो टॉपिक है 18वीं शताब्दी। ठीक है, अब महात्मा गांधी ले लो, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देन हम बात करें तो जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण क्या क्या थे, और देश के विभिन्न भागों में इनमें अपना अपना योगदान देने वाले जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे या उनका योगदान क्या क्या था। ठीक है, इसके बारे में है। देन उसके बाद बात करोगे तो स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण का पुनर्गठन हुआ, वो कैसे हुआ, ये सारी बातें आपको पढ़नी है, और जो कि हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का ही पार्ट है। और फिर आप बात करो तो विश्व के इतिहास में 18वीं सदी के बाद की घटनाएं जो हुई, ठीक है, यहाँ भी 18वीं सदी के बाद की घटनाओं का ही पढ़ना है। और जैसे औद्योगिक क्रांति हो गई, विश्व युद्ध हो गए, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन हो गया कि कैसे हुआ था, उपनिवेशवाद क्या है, उपनिवेशवाद की समाप्ति कब हुई, राजनीति दर्शन जैसे साम्यवाद हो गया, पूंजीवाद, समाजवाद, ये सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो जब भी आप, यदि अब आपको सिलेबस में पता है कि हमारे सिलेबस में साम्यवाद है, पूंजीवाद है, मतलब कैपिटलिस्ट है, तो इसमें से आपको सारी बातें जब पढ़ोगे कोई भी टॉपिक, तो आपको एक मतलब कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होगा कि हाँ जो हमारे सिलेबस में है मैं वही पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो उससे आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो आसानी से और समझ भी सकते हो। देन नेक्स्ट बात करें तो इसमें
भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं हैं, जो हमारे भारत समाज की मुख्य विशेषताएं हैं। और भारत की जो भारत की विविधता है, आप 6 क्लास की एनसीईआरटी में इसको पढ़ोगे। हम लोग आपको पूरा कवर कराएंगे, डोंट वरी। इसको अच्छे से समझाएंगे कि क्या कैसे है, ठीक है। ये भारत की विविधता, भारत में विविधता कैसे है, भेदभाव विविध कैसे हुआ, इसमें विविधता का देश हमारा क्यों कहा जाता है, ये सारी बातें हम समझेंगे। भारतीय समाज की जो भी हमारी मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या हैं। एनसीईआरटी पढ़ना, इसीलिए बोलते हैं ना लोग कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। तो एनसीईआरटी पढ़ना इसीलिए मस्ट होता है, क्योंकि बहुत से टॉपिक हमारे जो हमारा बेस होता है वो वहीं से तो कंप्लीट होता है, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करें तो महिलाओं के बारे में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, महिलाओं की भूमिका, महिलाओं के संगठन, जनसंख्या एवं जो उनसे संबंधित मुद्दे होते हैं, गरीबी हो गया, जैसे महिला सशक्तिकरण हो गया, इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पे पूछा जाता है विकासात्मक विषय हो गए, शहरीकरण, उनकी समस्याएं क्या क्या हैं, जो शहरीकरण है उनकी समस्याएं क्या क्या हैं, और उनके जो रक्षोपयोग है, मतलब कि उनके उपाय क्या क्या हो सकते हैं, इनसे रिलेटेड आपको पढ़ना है। देन उसके बाद आता है भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, ठीक है। इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ ऑन इंडियन सोसाइटी, इनसे रिलेटेड आपको सारी बातें जाननी है। देन उसके बाद सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता क्या होता है। धर्मनिरपेक्षता कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिकों को अपने अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता होती है, जो हमारे की उसमें जो हमारी भारत संविधान की प्रस्तावना है उसमें ये बात 1942वें संविधान संशोधन में ऐड की गई थी। तो ये सारी बातें आपको डिटेल से पढ़नी पड़ेगी। देन उसके बाद विश्व के भौतिक भूगोल को की मुख्य विशेषताएं जो भी है उनके बारे में, कि कौन कौन सी भौतिक भूगोल की विशेषताएं हैं, कैसे है, और विश्व भर के जो मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जैसे दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए विश्व भारत सहित विभिन्न भागों के प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक जो भी हमारे क्षेत्र हैं, उद्योगों में स्थगित करने के लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं, और इसमें से जो भूकंप आपदाएं आती हैं, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, हलचल, चक्रवात जैसी महत्वपूर्ण भू भौतिकी पूछा जाता है, ठीक है। जैसे अभी हाल ही में अम्फान तूफान आया है, अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि इसका नामकरण कैसे होता है, अम्फान नाम कौन देता है, मतलब कि इनका नामकरण कैसे किया जाता है, ये कब आते हैं, कैसे आते हैं, तो ये सारी बातें आपको डिटेल से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। देन उसके बाद बात करें तो जो हमारी घटनाएं होती, भौगोलिक विशेषताएं, उनके स्थान, अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं, जल स्रोत और हिमावरण, वनस्पति हो गई आपकी, और प्राणी जगत में परिवर्तन, और इस प्रकार से परिवर्तनों के प्रभाव पूछे जाते हैं, ठीक है। बात करें तो हमारा जो पेपर 3 है, मतलब कि जीएस पेपर 2, ठीक है, तो इसमें क्या है, शासन व्यवस्था हो गई, संविधान हो गया आपका, शासन प्रणाली हो गई, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ठीक है। तो इसमें क्या बात की गई है, आपको एकदम से टॉपिक बाय टॉपिक दिए गए हैं, बस जैसे ही टॉपिक दिए हैं वैसे आपको पढ़ना भी है, ठीक है, और अदर कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि यूपीएससी कुछ भी नहीं पूछता है। आप सिलेबस वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखो, कहीं भी एक भी टॉपिक इधर उधर नहीं पूछा हुआ है, ठीक है। जैसे सिलेबस में दिया सीक्वेंस से क्वेश्चन भी वैसे ही पूछे गए हैं। देन उसके बाद जो भारतीय संविधान का है, इसमें ऐतिहासिक आधार, जो ऐतिहासिक आधार क्या क्या थे, जैसे हमारा क्या बोले उसको, रेगुलेटिंग एक्ट आया, और जो भी जितने सारे एक्ट आए हैं उनका जो ऐतिहासिक आधार है, कैबिनेट एक्ट आया और क्रिप्स मिशन आया, ये सारे जो ऐतिहासिक आधार है। विकास हो गया, विशेषताएं हो गई, संविधान की क्या विशेषताएं हैं, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो और संशोधन कितने हुए, हो सकते हैं, ये सारी बातें किस अनुच्छेद में संशोधन के बारे में बात की गई है, महत्वपूर्ण प्रावधान, और जो बुनियादी संरचनाएं हैं, ठीक है, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन उसके बाद संघ एवं राज्यों के कार्यों एवं जो संघ मतलब कि सेंटर एवं जो स्टेट के कार्य तथा उनके उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का जो हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां, ये आपको एनसीईआरटी में सारे टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएंगे, ठीक है। देन बात करें हम तो विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण कैसे होता है, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान जो भी बनाए गए हैं तो वो क्या क्या है, ठीक है। देन उसके बाद भारतीय संवैधानिक योजना, जो भी हमारे संविधान की योजनाएं हैं अन्य देशों के साथ
तुलना करते हैं कि यहाँ की योजना उस कंपेयर में, मतलब कि अमेरिका के या जो भी देश है उनके साथ कंपेयर की जाती है कि कैसे है। ठीक है, आपको तुलना करने के लिए भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर उसके बाद करें तो संसद और राज्य विधायिका संरचना, कार्य संचालन शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय पूछे जाते हैं। संसद से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्री में भी और मेंस में भी। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि संसद आपकी प्री की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और मेंस की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद कार्यपालिका हो गई, न्यायपालिका हो गई। न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य, इसके क्या क्या कार्य हैं। सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी क्या क्या भूमिका है। राइट, देन बात करें इसके नेक्स्ट की, तो जैसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, तो वो सारी बातें आपको पढ़नी पड़ेगी बहुत ही डिटेल से। और विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्त और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियाँ क्या क्या हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, गवर्नर हो गए, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, इनकी शक्तियाँ क्या क्या हैं, इनके कार्य क्या है, इनके उत्तरदायित्व क्या है, तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल से। ठीक है, देन उसके बाद बात करें तो सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय, सरकारी नीतियाँ, जो भी हमारे गवर्नमेंट के द्वारा योजनाएं निकाली जाती हैं, जो नीतियां निकाली जाती हैं, पॉलिसीज, और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न जो विषय होते हैं। ठीक है, then उसके बाद बात करें तो विकास प्रक्रिया तथा विकास योजना, गैर सरकारी संगठनों यानी कि एनजीओ जो होता है अपना, स्व सहायता समूह हो गया, विभिन्न समूहों और संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भी भूमिका के बारे में हमको डिटेल से जाननी पड़ती है। मतलब कि जितना भी हमारे कंट्री में हो रहा है वो हमको सारी बातें जाननी पड़ती है। ठीक है, दिन उसके बाद बात करें तो जो हमारा सेंटर हो गया और स्टेट का हो गया, तो केंद्र जो यूनियन टेरिटरी हो गई, सॉरी, यहाँ पे जो सेंटर है और जो स्टेट है, इसके द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी जो योजनाएं निकाली जाती हैं, योजनाओं का जो कार्य निष्पादन इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय। ठीक है, जैसे उज्ज्वला योजना निकाल दी गई, जल शक्ति मिशन, ये सिर्फ ये किनके लिए है, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, मतलब अति संवेदनशील वर्गों के लिए ही योजनाएं निकाली जाती हैं। ठीक है, देन बात करें तो जो स्वास्थ्य के लिए जो योजनाएं निकाली जाती हैं, शिक्षा, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने अभी वो जन आरोग्य योजना जो निकाला था, तो उसमें से शिक्षा हो गया। मानव संसाधन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते, और सामाजिक क्षेत्र सेवाएं एवं विकास प्रबंधन। देन उसके बाद गरीबी और भूख। ठीक है, इसकी जो रिपोर्ट आती है उससे भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं कि भूख, जो एक हंगर रिपोर्ट भी आती है, और एक ये जो गरीबी है, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद है शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही में महत्वपूर्ण पक्ष, जैसे ई गवर्नेंस हो गया, इसके अनुप्रयोग हो गए, मॉडल हो गया, इसकी सफलताएं हो गई, सीमाएं कहाँ तक इसकी लिमिट है, संभावनाएं हो गई, और नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही तथा संस्थागत अन्य उपाय होते हैं। ठीक है, इसमें लोकतंत्र में क्या होता है, सिविल सेवाओं की भूमिका होती है, रूल ऑफ सिविल सर्विस इन ए डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इसमें जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है हमारे डेमोक्रेसी में, तो इसके बारे में भी हमको पूरा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। देन उसके बाद है कि भारत एवं इसके पड़ोसी संबंध कैसे हैं, जो हमारे पड़ोसी देश है उनके साथ भारत के कैसे संबंध हैं। ठीक है, देन उसके बाद है कि द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित है, अथवा कि भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार। ठीक है, नेक्स्ट कोई बात करें हम, तो भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव है, और प्रवासी भारतीय है। ठीक है, ये प्रवासी भारतीय जो अभी हाल ही में हमारे प्रवासी मजदूर बहुत ज़्यादा, जो ये इसमें माइग्रेंट की बात की गई है कि यहाँ से जो भी हमारे गांव के लोग हैं वो शहर में क्यों जाते थे, तो उनके बारे में आपको डिटेल से बात करनी है। देन उसके बाद है कि महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, जो संस्थाएं हैं, मंच, उनकी संरचना एवं अधिदेश है। ठीक है, यहाँ पे बात करें अब जीएस पेपर मेंस की पेपर 4 या जीएस पेपर 3 की, इसमें क्या बात की गई है, सामान्य अध्ययन में प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन। ठीक है,
यहाँ पे देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है हमारी इंडियन इकोनॉमी तथा इससे योजना संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास, रोजगार संबंधित जो भी विषय होते हैं, सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक्स के लिए हमारा जो भी करंट इशू है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। करंट अफेयर इसमें बहुत ज़्यादा, यदि आप करंट अफेयर पूरा साल भर का कवर करते हो तो आपके सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद है समावेशी विकास, यानी कि इनक्लूसिव ग्रोथ जो होता है तथा इससे उत्पन्न जो भी विषय है। और सरकारी बजट, बजट जो होता है हमारा सरकारी बजट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको सरकारी बजट तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि इससे प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देन उसके बाद है कि भारत की जो मुख्य फसलें हैं, देश के विभिन्न भागों में फसलों का जो पैटर्न कैसे होता है, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली जो भी है, कृषि उत्पाद एवं भंडार क्या क्या है और कहाँ पे है, मतलब कि सही तरीके से हो रहा कि नहीं, परिवहन तथा विपणन और संबंधित विषयों और बाधाएं जो होती हैं, किसानों की सहायता के लिए जो ई प्रौद्योगिकी चलाया जाता है वो क्या है, जैसे अभी ई नाम करके एक योजना चलाई गई है, किसानों के लिए ही है। देन उसके बाद बात करें तो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम जो समर्थन होता है, जैसे किसानों को प्रत्यक्ष रूप से कुछ सहायता दी जाती है, जैसे कि सपोज जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा क्या आती, किसान सम्मान निधि योजना आती है 2-2 हज़ार करके। उसके बाद कुछ अप्रत्यक्ष रूप से दे दिया जाता है, जैसे बीज में छूट दे दिया गया, खाद में छूट दे दिया गया। तो ये सारी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय में चर्चा करना है। जन वितरण प्रणाली, उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, इसके सुधार, बफर स्टॉक जो भी है और जो हमारे फल सब्जी रखने के लिए बफर स्टॉक बनाए जाते हैं, तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय हो गए, प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन एवं पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र, ठीक है। तो उसके बाद बात करें तो भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग जो भी हैं, कार्य क्षेत्र एवं महत्व, स्थान, ऊपरी और नीचे की जो अपेक्षाएं, आपूर्ति एवं श्रृंखला प्रबंधन है, ठीक है। इसमें भारत में भूमि सुधार है, तो ये आपको कुरुक्षेत्र मैगजीन आती है, उसमें से 2-3 चैप्टर जो इकोनॉमिक्स के हैं मेंस में, तो कृषि से ही रिलेटेड दी हुई है, ठीक है। जैसे अब पहला हो गया कृषि, देन उसके बाद है भूमि सुधार, उदारीकरण, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास और उनका प्रभाव, ठीक है। बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन जो भी है, रेल आदि, यहाँ पे निवेश मॉडल की बात की गई। देन उसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और जो प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुप्रयोग, रोजमर्रा के जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद बात करेंगे कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ क्या हैं और देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी विकास कैसे हुई है, हमारे भारतीयों की क्या उपलब्धि है इसमें, कितना कितना क्या क्या उपलब्ध किए अभी तक, कुछ क्या नया किए हैं उनके बारे में। देन उसके बाद हम बात करेंगे सूचना प्रौद्योगिकी, जैसे अंतरिक्ष हो गया, कंप्यूटर, रोबोटिक्स हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी, बौद्धिक संपदा हो गया, अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में इसमें जागरूकता लाना है, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड सारे पढ़ना पड़ेगा। देन उसके बाद बात करें तो संरक्षण हो गया, पर्यावरण प्रदूषण, संरक्षण, पर्यावरण प्रभाव आदि का आकलन करना है। और आपदा प्रबंधन हो गया, विकास और फैलते उग्रवाद के बीच क्या संबंध है, कि जब विकास फैल रहा है तो उससे चलते, जैसे कि कोई बम का आविष्कार हो रहा है तो उससे कहीं ना कहीं उग्रवाद भी फैल रहा है, तो इनके बीच में क्या संबंध है, ये बातें भी सारी याद रखनी है। देन उसके बाद है कि अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका क्या है, और संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें और धन संशोधन और इससे रोकना, ठीक है। देन उसके बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां एवं उनका प्रबंधन, संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध है, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो जो विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं तथा उनके अधिवेश की बात की गई है। और जीएस जो हमारा पेपर 5 है, इसमें जो जीएस पेपर 4 है, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि है। तो इसमें आपको क्या करना है कि ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, अभिवृत्ति जो होती है आपके उन तथा उनके दृष्टिकोण, समाज के अत्याचार, व्यवहार, विभिन्न मुद्दों पे इनमें बात करनी होती है, ठीक है। इसका समाधान क्या कर सकते हो आप, उनको लेकर उनकी मनोवृत्ति का परीक्षण करेंगे, इनका आयाम निर्धारण कैसे करेंगे। तो इनसे प्रश्न पत्र में किसी मामले के अध्ययन, मतलब केस स्टडी का माध्यम भी चुना जा सकता है। मुख्य रूप से इसमें निम्न क्षेत्रों को ही
कवर किया जाता है। ठीक है, जैसे कि नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध, यानी कि मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारण और परिणाम क्या है। नीति शास्त्र के आयाम, निजी एवं सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारों और प्रशासनिक जीवन के बीच जो मतलब कि प्रशासनिक जीवन तथा उनके जो उपदेशों एवं शिक्षा, इससे मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की क्या क्या भूमिका होती है। देन उसके बाद बात करें तो जो हमारा अभिवृत्ति हो गया, मतलब सारांश, संरचना, वृत्ति, विचार तथा आचरण से परिप्रेक्ष्य, इनका प्रभाव एवं संबंध, नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और धारणा। ठीक है, इसके बाद बात करें तो सिविल सेवा के लिए जो अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, जैसे सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी, निष्पक्षता, एक सिविल सेवा अधिकारी के क्या क्या गुण होने चाहिए, उसमें से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, भेदभाव और रहित होना चाहिए, गैर तरफदारी होना चाहिए, निष्पक्षता होना चाहिए, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता तथा संवेदन, इन सारी बातों को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देन बात करें तो भावनात्मक समझ, यानी कि अवधारणाएं तथा प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनके जो भी उपयोग एवं प्रयोग होते हैं। ठीक है, इसमें बात करें जो नेक्स्ट है इसका कि भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों के योगदान, जो भी हमारे अरस्तु हो गए, प्लूटो हो गए, मतलब इनसे जो भी इनके जो विचार हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, देन उसके बाद लोक प्रशासन में लोक सिविल सेवा, मूल्य तथा नीति शास्त्र और नीति तथा स्थिति, समस्याएं जो हैं सरकारी तथा निजी संस्थानों में, नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं जो हैं, इनके मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, विनियम तथा अंतरात्मा, उत्तरदायित्व तथा नैतिक शासन जो है, शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था, मतलब फंडिंग के में नैतिक मुद्दे, कारपोरेट शासन व्यवस्था। तो इन सारी बातों को आपको जब आप पढ़ोगे तो सारी बातें ये आपको समझ में आएंगी। ठीक है, इसमें नेक्स्ट की बात करें तो जो हमारा शासन व्यवस्था में ईमानदारी है, जैसे कि लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, और सरकार की सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीतिपरक आचार संहिता जो लागू की जाती है उसके बारे में आपको पढ़ना है। आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र जो होते हैं, कार्य संस्कृत, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि उपयोग, भ्रष्टाचार और चुनौतियाँ। ठीक है, ये सारे मेंस के टॉपिक है जो अपना एथिक्स का है। प्री में इसमें से कुछ भी नहीं पूछा जाता है। और देन उसके बाद बात करें तो जो उपरोक्त विषयों का जो पर मामलों संबंधी अध्ययन करना, मतलब कि केस स्टडी, अथवा मतलब कि इसमें से अभी भी जो बचा तो उसको क्या बोल दिया कि उपरोक्त विषयों पर मामला संबंधी अध्ययन, यानी कि केस स्टडी। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा सिलेबस प्री और मेंस का। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यदि जिसको भी नहीं समझ में आया वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके जो भी नहीं समझ में आया उसको आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहो, खुश रहो और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखना है, उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।